हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि टॉपिक आप लोग को दिख रहा है, टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक ही क्यों? क्वाड्रेटिक से छोटे वाले पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं फैक्टराइज? मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक से छोटे लीनियर पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल इनका फैक्टराइजेशन। इसकी बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे 5x + 2 अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका क्या फैक्टर करेंगे? x को पॉलिनोमियल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल होगा तो एक x होना जरूरी है। x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो, एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो अगर दो फैक्टर्स होते हैं, मान लो एक फैक्टर यहाँ है, एक फैक्टर यहाँ है, तो यह भी पॉलिनोमियल होगा, यह भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि नंबर इंटू पॉलिनोमियल तो कर नहीं सकते ना। 5 × x + 2 अगर ऐसा कर देते हैं हम लोग तो कोई खास मतलब नहीं निकलता है। तो पॉलिनोमियल एक ही रहा, इसमें फैक्टर तो निकला नहीं। पॉलिनोमियल मतलब एलजेब्रा से तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें ना। तो दो फैक्टर जो निकलते हैं दोनों में x आना चाहिए, है ना। दोनों में x आएगा तभी तो फैक्टराइज की बात करेंगे ना। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद दो पार्ट जो भी आएंगे दोनों में x आना चाहिए, एक वेरिएबल आना चाहिए। और x × x जब भी करेंगे हम लोग तो x² आ ही जाएगा। x × x जैसे ही करेंगे x² आ जाएगा। x² आ गया अगर तो फिर क्वाड्रेटिक बन गया। इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब सबसे सिंपल पॉलिनोमियल जिसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है वह क्वाड्रेटिक ही होता है। क्वाड्रेटिक से सिंपल जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके फैक्टराइजेशन की बात कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहला टॉपिक फैक्टराइजेशन में यही आता है। और जैसे जैसे आगे हम लोग जाएंगे इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को भी फैक्टराइज करेंगे हम लोग। क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे, बाइक्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे, हर तरह के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे यह एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 16, तो इसको हम लोग अगर x - 4 × x + 4, एक मिनट के लिए मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो दोनों सेम होगा या नहीं होगा? मल्टीप्लाई करके देख लो क्या होगा। x को मल्टीप्लाई करना है, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है x + 4 से, और फिर -4 को x + 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? x² + 4x - 4x -16 + 4x और -4x कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास x² - 16 आ गया। यही जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए। तो ये होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, लीनियर में ब्रेक कर दिया। हर जगह जरूरी नहीं है कि लीनियर में ब्रेक होगा, लेकिन प्रयास यही करेंगे हम लोग कि पॉलिनोमियल को लीनियर में ब्रेक कर दें। लीनियर में ब्रेक करने से क्या फ़ायदा होगा? यह सब करने से क्या फ़ायदा इतना प्रोसेस से? चलो इसको ये तो हमने समझ ही लिया कि दोनों एक ही है पॉलिनोमियल। ये कैसे करेंगे इस प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। पहले ये सब हो क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर कैसे करेंगे इसके ऊपर तो हम लोग को पूरा लेक्चर, कितने लेक्चर लगने हैं कैसे करेंगे के ऊपर। यह करने से क्या फ़ायदा हुआ? यह करने से फ़ायदा यह हुआ कि इसको देखो, अगर x की वैल्यू +4 हो जाती है तो +4 - 4 0 हो जाएगा। 0 × यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए रिजल्ट 0 ही आएगा। और उसी तरह से इसको देखो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर -4 रख देते हैं तो -4 + 4 यह भी 0 हो जाएगा, होगा ना। तो x की वैल्यू +4 रखो या -4 रखो, दोनों वैल्यू रखो तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे रख के देखो क्या होगा। -4 हो या +4 हो, स्क्वायर में तो +16 ही आएगा। 16 - 16 = 0।
कट के 0 आ गया सब कुछ। तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद हमें साफ साफ दिख जाता है ये कहाँ पे 0 होगा या नहीं होगा। फैक्टराइज करने के बाद ये एकदम एक बार में दिख गया। खैर इस केस में तो यहाँ पर भी दिख रहा था हमें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 होगी तो 0 हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर दूसरे केस की बात करो, इस पॉलिनोमियल की बात करो, तो नहीं दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा है कहाँ पे 0 होगा। ये फैक्टराइज करेंगे तो दिख जाएगा, इसलिए हमें फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं और इस फैक्टराइजेशन से क्या फायदा होता है, तीनों चीजें क्लियर है। 3 बातें की हैं हमने अभी तक। क्या होता है फैक्टराइजेशन, इससे क्या फायदा होता है, और सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही फैक्टराइजेशन क्यों, लीनियर का क्यों नहीं। तीनों चीजें क्लियर है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मतलब कुछ इस तरह का लाना, फैक्टर पॉलिनोमियल को ब्रेक करके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करके 2 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। जैसे अगर नंबर्स की ही बात करें, अगर 21 होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, 7 × 3 लिख देते हैं, है ना। ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 21 आएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता है प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट 21 आ जाए। होता है ना, दोनों साइड से होता है। अगर 21 दिया हुआ है तो इसका यही हो सकता है फैक्टराइजेशन, और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। और अगर ये दोनों नंबर दिए हुए हैं तो इसका प्रोडक्ट सिर्फ 21 ही हो सकता है और कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है तो इसका फैक्टर यही दोनों हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ये दोनों फैक्टर दिए हैं तो इसका प्रोडक्ट यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। दोनों साइड से एकदम परफेक्ट मैच होता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही लिख दूं और मैं कहूं कि मेरे को ये दोनों कोई दूसरे 2 फैक्टर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यही 2 ही फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। जैसे 21 के 2 ही फैक्टर हैं, 3 × 7 × 3। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना हम लोग, 21 के यही 2 फैक्टर है, 7 × 3, और 7 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 21 आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आ सकता है। ठीक उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 16 के 2 ही फैक्टर है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 16 आएगा। एकदम रिलेशन बहुत ही गहरा रिलेशन है दोनों में, एकदम एक ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है हमें। और फैक्टराइजेशन करने से फायदा क्या हुआ, कहाँ पे 0 होगा हमें दिख गया, एक ही बार में दिख गया। +4 और -4 पे यह पॉलिनोमियल 0 होगा। इसकी बात करें अगर, ये x - 2 × x - 1 है। कैसे है अभी इसकी चिंता मत करो, अगले स्लाइड से इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। x - 2 × x - 1 कैसे आया, अभी के लिए देखो आ रहा है ऐसा। इसको मल्टीप्लाई करो, x × x - 1 -2 × x - 1 क्या होगा, x² - x - 2x + 2, x² - 3x + 2 आ रहा है। खैर ऐसा तो नहीं लगा सर को कैसे पता है सब कुछ, क्या मुझे पता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। देख के एकदम दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल को देखने से ही मुझे पता चल रहा है, एकदम देख के ही मेरे को पता चल रहा है कि यही होंगे इसके फैक्टर और कुछ नहीं होंगे। इस लेवल पे तुम भी पहुंच जाओगे, और अगर एग्जाम देना है तो इस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। जिस भी एग्जाम में एलजेब्रा आता है, अगर बैंकिंग का एग्जाम देना है उसमें तो एलजेब्रा से ज़्यादा खास मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने बैंकिंग में भी दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें एलजेब्रा बहुत एसेंशियल होता है, और एलजेब्रा के बिल्कुल रूट में यही चीज़ है। अगर कंपटीशन देना है तो इससे बच नहीं सकते हो। इससे जितनी जल्दी दोस्ती होगी उतना अच्छा कंपटीशन से रिश्ता बनेगा, उतनी जल्दी क्वालिफाई करोगे। मेरे वीडियोस देखते चलो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। एकदम देख के एक ही नज़र में दिख जाएगा कि ये पॉलिनोमियल अगर है तो इसका ये फैक्टर होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री है, मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा।
और जो लोग वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, फ्री वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, इतने अच्छे वीडियोस किसी के भी आपको नहीं मिलेंगे, चाहे किसी भी बड़ी कोचिंग के ले लो, इतने अच्छे से, इतने बेसिक से नहीं समझाते हैं वो लोग। खैर, ट्रायल के लिए खुद करके देख सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए अब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2k। तो अब यहां से दिख रहा है ना, इसमें x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, प्रोडक्ट तो 0 ही होना है। रख के देखो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रखी तो क्या होगा, 4 माइनस 6 प्लस 2, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि x की वैल्यू 2 रखने से ये 0 होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है x की वैल्यू 2 रखने से ये 0 हो जाएगा। और इसको देखो, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 0 होगा। रख के देखो, यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि 1 रखने से 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। अगर फैक्टराइज हमने कर दिया तो इसका मतलब यह भी है कि इन दोनों के अलावा तीसरा कोई 0 नहीं हो सकता है इस पॉलिनोमियल का। बात समझ रहे हो? इस पॉलिनोमियल का यही दोनों 0 हो सकता है और कोई 0 नहीं हो सकता है। ठीक है? और उल्टा भी है, अगर हमें इन दोनों जीरोस का कोई पॉलिनोमियल चाहिए तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, दूसरा कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। मतलब दो बातें मैं कह रहा हूं, एक तो यह कि यह जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, यह जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसके 2 ही 0 होंगे और वो ये दोनों हैं, इसके अलावा कोई तीसरा 0 नहीं हो सकता है। इसका 0 2 ही होगा, 2 से कम भी नहीं हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। और दो कौन से दोनों होंगे? ये दोनों होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा 0 नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल चाहिए जिसके 0 2 और 1, 2 जीरोस हो, 2 और 1, तो ऐसा यही पॉलिनोमियल है, सबसे सिंपल जो क्वाड्रेटिक में सिर्फ यही पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 0 हों। हम लोग क्यूबिक और उसकी ज़्यादा डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसका ये 2 0 हो। कितनी बड़ी बात हो गई। अब मैंने सिर्फ 2 नंबर दे दिए हैं, 2 और 1, और मैंने कहा कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखो जिसके ये दोनों जीरोस हो। तब मुझे पता है कि हर एक बच्चे का यही आंसर आना है, कोई भी दूसरा प्रोसेस लगा लो, आंसर यहीं पे आएगा, आंसर बिल्कुल यहीं आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता है। मैंने सिर्फ 2 नंबर दिए थे, 2 और 1, और क्वेश्चन दिया था, इससे पॉलिनोमियल बनाना था और यही एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है फैक्टराइजेशन से। ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, इसके ऊपर आते हैं अब हम लोग। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे 5 फॉर्मूले हैं जिनको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। याद है आप लोग को या नहीं याद है? जिनको याद है उनके लिए काम बहुत आसान है, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं अभी लिख दे रहा हूं, इसको याद करना पड़ेगा। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है, इसमें प्लस वाई की जगह माइनस वाई है, तो यहाँ पे जहाँ भी प्लस वाई आया है उसकी जगह माइनस वाई रख दो। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की जगह माइनस वाई रखना है, प्लस फिर से वाई की जगह माइनस वाई रखना है। माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। है ना? देखो सेम दोनों को कंपेयर करके देखो, पहला वाला और दूसरा वाला। इसमें जहां पे एक्स स्क्वायर तो वहीं रहेगा, 2xy, वाई की जगह हमने माइनस वाई रख दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, एक आ गया, और इस वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई स्क्वायर रख दिया तो माइनस वाई स्क्वायर होने के बाद प्लस हो गया।
तो हमारा दूसरा आ गया। दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों एक साथ याद रखने की हैं और दोनों याद रखना है। इसमें यह नहीं है कि फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे बाद में एग्जाम में, नहीं, ऐसा करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। एकदम याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, याद होना चाहिए एक बार में। और ये तीसरा वाला जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, देखो याद करना है इसको भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है इसका। देखो यहाँ पे तीनों, देखो x y और z तीनों का स्क्वायर तो आ गया, और अब तीनों का दो दो करके प्रोडक्ट है, x इंटू वाई है, यहाँ पे z नहीं है, क्या मिसिंग है पहले में, इसमें z मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, और इसमें क्या मिसिंग है, y मिसिंग है ना। तो दो दो करके दो का प्रोडक्ट है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और सबको दो से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर। और बिल्कुल इसी से x प्लस वाई माइनस जेड पूरा का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकाल सकते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। तीन का जो भी हो, y की जगह प्लस जेड की जगह माइनस जेड लिख दोगे तो इसका आ जाएगा, प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दोगे तो इसका आ जाएगा, माइनस वाई की जगह माइनस वाई और जेड की जगह माइनस जेड लिख दोगे तो इसका आ जाएगा प्रोडक्ट। देखो एकदम लिख के दिखा देता हूं मैं इसका आंसर। एक्स स्क्वायर में तो सब वहीं आएगा, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या 2xy था, इसमें x पॉजिटिव है y माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या है 2yz, y भी माइनस है z भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस। और तीसरा क्या है 2zx, इसमें z माइनस है x प्लस है तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, आ गया इसका। ठीक है, तो इन सबको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, एक याद करोगे उससे सब कुछ निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। खैर पहले याद करो, पहली आइडेंटिटी को याद करो, फिर इससे आगे की कहानी आसान होती चली जाएगी, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है कि आज तक अलजेब्रा से कोई काम नहीं पड़ा है, बहुत डर लगता है अलजेब्रा से, तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ धीरे धीरे करो, बनता जाएगा, क्वेश्चन बनते जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस साथ में काम करना होगा। तो यह तीसरा आइडेंटिटी हमारा हो गया। अब चौथा वाला क्यूब आ गया है। तो देखो इसमें क्या है, जहां पे स्क्वायर है वहां पे सबका स्क्वायर आता है, क्यूब है तो यहाँ पे सबका क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद क्या होता है प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जब लिखेंगे इसको ब्रैकेट को अगर खोल देना होगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब दिख रहा है ना। तो ये क्या है, x प्लस वाई पूरे का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहां पे जो है वही चीज आएगा, x प्लस वाई। तो अब इस ब्रैकेट को अगर खोल दें हम लोग तो क्या आएगा, 3x इंटू वाई इंटू एक्स, 3x स्क्वायर वाई जो आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई, और दूसरा क्या आएगा 3x इंटू वाई इंटू वाई, मतलब 3xy स्क्वायर जो यहां पर आ गया। ठीक है, और अगर इस आखिरी वाली आइडेंटिटी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे प्लस वाई की जगह माइनस वाई कर देना, या ऊपर वाला जो है इस पे हर जगह वाई जहां भी है उसकी जगह माइनस वाई कर देना है, काम बन जाएगा। क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू माइनस वाई
x इंटू माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 है ना, ये माइनस यहाँ पे जब लेंगे हम लोग तो माइनस 3x इंटू वाई हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर तो है ही x माइनस वाई, ये आता है। और फिर से लास्ट वाली ब्रैकेट को भी अगर खोलना हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। देखो अगर डायरेक्ट यहां पे आना हो तो इसको तो पहले याद रखना होगा, ये याद होना ही चाहिए, प्लस वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो y की जगह माइनस वाई रखना है, तो y की जगह माइनस वाई रखने से क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, ये टर्म वाई क्यूब टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, हो रहा है। यहाँ पे देखो y की जगह माइनस वाई रखना है, मतलब एक माइनस आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे y की जगह माइनस वाई रखना है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यह टर्म माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर हो गया मतलब वो प्लस हो गया, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है। सब कुछ बहुत ही लॉजिकल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, थोड़ा सा एक जगह एक चीज एक बार सीख लोगे ना सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यह 5 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और भी बहुत सारी आइडेंटिटी आएंगी आगे, लेकिन अभी के लिए ये 5 याद कर लो, बाकी की आगे चलते हम लोग देखते चलेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल फैक्टराइजेशन के ऊपर। सबसे पहले हैं हम लोग मेथड 1 के ऊपर। बहुत सारे मेथड जिसके हम लोग देखेंगे, मेथड का नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, प्रोसेस याद रखना जरूरी है। क्या प्रोसेस था, प्रोसेस याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनने से मतलब है। यह मेथड तब लगता है जब व्हेन ईच टर्म हैज अ कॉमन फैक्टर। पढ़ के ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखो, ये 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर बी सी। कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो a क्यूब है यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, b यहाँ भी है यहाँ भी है, b भी कॉमन है, c कॉमन नहीं है, c कॉमन नहीं है। इधर 36 मतलब 6 इंटू 6 है, और यहाँ 6 इंटू 10 है, तो ये 6 भी कॉमन है ना। तो हम लोग इसमें से 6a स्क्वायर b को कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 6a स्क्वायर b निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 36 में से 6 निकल गया तो बचा 6, a क्यूब में से a स्क्वायर निकल गया तो बचेगा क्या, एक a बच गया, और b तो निकल ही गया है तो और कुछ नहीं बचेगा, माइनस। यह टर्म कंप्लीट हो गया है। इस टर्म को देखो, 60 में से 6 निकल गया है, बचेगा 10, a स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया है, कुछ नहीं बचेगा, b भी पूरा का पूरा निकल गया है, कुछ नहीं बचेगा। यहां क्या बचा है, c। इन दोनों में से 2 फिर से निकाल सकते हो एक बार, है ना, 12a स्क्वायर b 3a माइनस 5c आ गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें यही फायदा हो रहा है कि अगर हमारा a इज इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0 हो, या 3a इज इक्वल टू 5c हो, इन तीनों में से अगर कुछ भी हो जाता है तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो a 0 होगा तो 0 हो गया, एक बार 0 आ गया, b 0 हुआ तो आ गया, पूरा 0 हो गया। लेकिन अगर c 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 नहीं होगा ना, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, c वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन यह सब तो बचा रह जाएगा,
ये पूरा का पूरा टर्म जीरो नहीं होगा सी के जीरो होने से। ठीक है, खैर क्या होगा नहीं होगा ये सब कुछ बाद में देखेंगे हम लोग, अभी हमें सिर्फ जानना है कि फैक्टराइज कैसे करें। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक बार फिर से दिखा दो इसी को, देखो फिर से देखो इसी क्वेश्चन को देखो एक बार, या दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, इसी को देखो पहले एक बार। 36a क्यूब बी माइनस 60a स्क्वायर बी सी, 12 तो निकल ही जाएगा कॉमन दोनों में से, 12 को निकाल दो। एक लाइन में देखो कैसे लिखेंगे, और a में से क्या निकल सकता है, यहाँ पे क्यूब है स्क्वायर है, कम निकल सकता है, a स्क्वायर को निकाल दिया, b यहाँ भी है यहाँ भी है, b को निकाल दिया, c तो नहीं निकल सकता है। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 12 इंटू 3 36 होता है। एक क्यूब में से एक a स्क्वायर निकाल चुके हैं तो a बचेगा यहाँ पे, b तो निकल ही चुका है, कुछ नहीं बचेगा b में, माइनस 12 5 जा 60, 5 आएगा यहाँ, फिर क्या आएगा, a स्क्वायर और b दोनों निकल चुका है तो बच जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ c। ऐसे एक लाइन में लिखना है इसको, बिल्कुल एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है यह। दूसरे क्वेश्चन को देखें, x माइनस वाई पूरे का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई x माइनस वाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे प्रोसेस वहीं लगेगा। देखो x माइनस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पे इस पूरे का पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक बार x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं ना, और x यहाँ भी है x भी दोनों में आ रहा है तो x को भी निकाल सकते हैं। बच जाएगा क्या अंदर में, यहाँ से x निकल चुका है, x माइनस वाई एक बार निकला है तो कितनी बार बचेगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3, x एक निकल चुका है, एक बचा रहेगा, y नहीं निकला है तो y बचा रहेगा, और x माइनस वाई तो पूरा का पूरा निकल चुका है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कैसे करते हैं फैक्टराइज। चलो एक और एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूं। अगर हमारे पास हो x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 3y एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, चलो इसको फैक्टराइज करना हो तो x यहां पर है, इस पूरे में नहीं है, x प्लस वाई यहां है यहां नहीं है, x माइनस वाई वो भी यहां नहीं है। लेकिन देखो यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से हम लोग, यहां पे y और y स्क्वायर, इसमें से y तो निकल सकता है, तो इसमें से अगर y निकाल दें तो क्या बचेगा, 3y तो बाहर पहले से था, अंदर से एक y को हम लोग और निकाल सकते हैं, एक y को और निकाल दिया तो बाहर क्या हो जाएगा, y 2 बार आ जाएगा बाहर, है ना, y इंटू वाई होगा, 3y तो पहले से बाहर था, अंदर से एक y बाहर निकल गया, 3y तो y इंटू वाई हो गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, तो ये क्या हो गया, 3y स्क्वायर x प्लस वाई, और पहला टर्म जो था वो तो वहीं रहेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, अब x प्लस वाई को बाहर निकाल सकते हैं दोनों से, x प्लस वाई को पूरे से बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस 3y स्क्वायर, हुआ फैक्टराइज। एक बार देखने में नहीं दिख रहा था, एक बार में क्लियर नहीं हो रहा था कि यहां से कुछ निकल सकता है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था,
लेकिन इसमें से हमने कॉमन निकाला पहले y को, तब ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये होते थे सबसे सिंपल वाले पॉलिनॉमियल्स का फैक्टराइजेशन। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले फैक्टराइजेशन आते जाएंगे अब आगे, अगले वीडियोस में हम लोग वो सब देखेंगे।